इस कार्यक्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। वैसे धीरे धीरे अंतिम समय निकट आ रहा है, लेकिन अभी भी हमारे कुछ एनिमेट गेस्ट स्पीकर्स जो हैं या फिर हमारे चीफ गेस्ट कह सकते हैं अभी भी बचे हुए हैं और उन्हें मैं स्टेज पे बुलाना चाहूँगी। तो एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ मैं स्वागत करना चाहूँगी स्टेज पे हमारे एम्स पटना के डॉक्टर, जो आज इस मंच के माध्यम से आप सबको बहुत सारी जानकारियाँ देंगे, बहुत सारी बातचीत करेंगे। मैं चाहती हूँ एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें डॉक्टर अनिल कुमार, एम्स पटना। वेलकम सर। और जैसा कि आपको पता है, जेपीएल स्कूल कॉन्क्लेव सह पूर्ववर्ती छात्र सम्मेलन में आप यहाँ पे आए, इसके लिए पहले तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी हम बहुत बड़े पैंडमिक से बाहर निकले हैं और हम सबकी लाइफ उससे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई है। और अब जाके, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएं, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे टिप्स बताएं जिन्हें वो फॉलो करें, क्योंकि उनकी पढ़ाई में भी हेल्थ बहुत बड़ा मायने रखता है। एंड हाउ टू चूज़ योर गोल, हाउ टू चूज़ मेडिकल एज अ करियर, इस बारे में भी मैं चाहूँगी आप कुछ बातें हमारे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर करें। थैंक यू मैम। नमस्कार। सर्वप्रथम आप सारे यहाँ जो उपस्थित छात्रगण हैं और उनके पेरेंट्स हैं, सबको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पटना की तरफ से ढेर सारी बधाई। और मैं डॉक्टर अनिल हूँ, एम्स पटना से आया हूँ। और एक और इन्फॉर्मेशन जो मैं बताना चाहूँगा कि मैं भी 20 साल पहले इसी के आसपास मधेपुरा जानते होंगे, वहाँ के एक छोटे गांव से मैं पढ़ा हूँ। तो बहुत खुशी मिलती है आप लोगों को देख करके, और हमें विश्वास भी है कि आप लोगों में से बहुत छात्र छात्राएं डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस बनेंगे। तो ये सारा मेंटल गेम है, ये हमें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए कि आप छोटे गांव में हो तो आप बड़े पद को या बड़ी अचीवमेंट नहीं मिल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये सुपौल या ये जेपी हाई स्कूल जो है, ये भी हम जहाँ से पढ़े हैं वहाँ से बहुत अपग्रेडेड है अगर मैं अपनी तुलना करूँ तो। और वो भी 20 साल पहले, जहाँ की ना सड़क थी ना बिजली थी। तो ये आपको काफ़ी अच्छा लगना चाहिए इस बात से। अगर आप मेरे को अगर कंपेयर करोगे तो आपकी एम्बिशन बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, एक डॉक्टर से भी ज़्यादा। तो अच्छे से आपको पढ़ना है। और एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि आप लोगों में से कितने लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं? बस इतने कम लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। लड़के लोग डॉक्टर बनना नहीं चाहते हैं आप लोग? इंजीनियर कितने लोग बनना चाहते हैं? आईएएस, आईपीएस, ठीक है, दोनों का एक ही एग्जाम होता है। वेरी गुड। तो जो लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं वो लोग अभी से, यानी कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स, आपको एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है। कौन सी बुक? एनसीईआरटी। चाहे कोई बोर्ड हो, एनसीईआरटी की किताब आप साथ में जरूर रखें। और ज्यों ज्यों आपके क्लास हायर होते जाता है तो एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, स्पेशली 10th, 11th, 12th का। अगर आप 11th और 12th एनसीईआरटी को अच्छे से आप रट जाते हो तो जितने भी एमसीक्यूज आते हैं, चाहे वो एम्स का एग्जाम हो, चाहे ऑल इंडिया एग्जाम हो, अब तो सारे को कॉमन कर दिया नीट एग्जाम, तो आपका सक्सेस का चांस ज़्यादा रहेगा। तो हम अपने सेशन में, जैसा कि सब लोग जान रहे हैं कि कोविड पेंडेमिक से हम लोग जूझ रहे थे, तो कुछ हेल्थ से रिलेटेड हम लोग ज्ञान प्राप्त करेंगे, जो कि आपके ही लिए नहीं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके समाज में जितने भी लोग हैं, अगर इमरजेंसी कुछ होता है तो आपको क्या करना है। और ये चीज़ सीखना बहुत आसान है। आप ये मत सोचो कि आप डॉक्टर नहीं हो तो आपको क्यों सीखना। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्री में, अमेरिका और इंग्लैंड की अगर बात करें, तो वहाँ पे एक एक नागरिक को बेसिक फर्स्ट एड जो होता है, जो मेडिकल इमरजेंसी जो होता है, उसको डील करने के लिए सिखाई जाती है। ऐसा इसलिए ज़रूरी है कि हॉस्पिटल हर जगह जगह नहीं बनाया जा सकता है और इमरजेंसी कभी भी हो सकता है। हम लोग इतने सारे लोग अभी बैठे हैं, किसी को कोई इमरजेंसी हो सकता है, पॉसिबिलिटी कम है। लेकिन अगर आप ऐसा
10 जगह के सेमिनार को अगर आप आज कंपेयर करोगे, कहीं हो रहा होगा इस टाइम फ्रेम में, तो किसी न किसी को चक्कर आ जाता है, किसी को वॉमिटिंग होने लगता है, किसी को चेस्ट पेन हो जाता है। तो ये सारे सिचुएशन में आपको क्या करना है और कैसे आपको प्रोसीड करना है, उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, ये जानकारी हर बच्चे को होनी चाहिए। इनफैक्ट डेवलप्ड कंट्री में ये कोर्स करिकुलम में बताई जाती है। हमारे यहाँ अभी इसको अपने 10th या 11th 12th तक भी नहीं पढ़ाई जाती है। बाकी जगह पे आप शॉपकीपर क्यों ना हो, आप इंजीनियर क्यों ना हो, आप कोई भी प्रोफेशन चुनते हो, तो आपको ये बेसिक जो है फर्स्ट एड वो पता रहता है। इसका फायदा ये होता है कि डेवलप्ड कंट्री में मौतें कम होती है, बीमारी कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, मौत कम होती है। हमारे यहाँ उल्टा है, अगर बीमारी कम भी होती है तो मौतें ज़्यादा हो जाती है। और इसका जीता जागता उदाहरण जो सबसे मेन सेक्टर है जिससे कि पूरा देश, इंडिया जैसा बहुत कंट्री जूझता है, वो है हमारा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं। बहुत सारे बीमारी में तुम लोग सीखे होंगे कि वैक्सीन होती है पोलियो के लिए, आप पिला दो तो नहीं होगा, लेकिन एक्सीडेंट ऐसी चीज है वो हर जगह पे हो सकता है। आप अभी निकलोगे, फिसल के गिर जाओगे, सड़क पे बाइक वाला मार सकता है। प्राय देखते होगे कि आज उसका एक्सीडेंट हो गया, गिर गया, वृक्ष पे चढ़ा था आम तोड़ने के लिए, गिर गया, आपस में मारपीट कर लिया, चाकू मार दिया, गन शॉट हो जाता है। बहुत सारी तरह की जो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट या ट्रॉमा का केस आप लोग देखते होंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, इसका टिप्स हम सबको जानना चाहिए और ये बहुत जरूरी है, हर नागरिक को जानना चाहिए, सिर्फ बच्चे को नहीं। यहाँ जो भी पेरेंट्स बैठे हैं, टीचर बैठे हैं, सबको सीखना चाहिए। तो इसका जो मूल मंत्र है वो निमोनिक्स के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा और आप लोग याद रखेंगे। वो है क्या? सर्त, SRT। ये 3 लेटर याद रहेगा। क्या क्या? SRT। एस से हम लोग को समझना रहता है सीन सेफ्टी, यानी कि जब कभी भी दुर्घटना हो, इसको आप समझ लो कि सड़क है, तो सड़क पे अगर दुर्घटना होती है तो वहीं पे आपको आके मदद उसको नहीं करना है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक जाम हो जाएगा, दूसरा आप उस जगह पे कंफर्टेबल फील नहीं करोगे उसको रिससिटेट करने के लिए। तो उसको जो हम करेक्ट करते हैं उसका नाम क्या है? सीन सेफ्टी। सीन सेफ्टी का मतलब हुआ उसको किसी सुरक्षित जगह पे ले जाना है। तो सुरक्षित जगह पे ले जाने के लिए किसी भी मरीज को लोग जो सड़क पे प्राय गलती करता है उसको अपने तरह से उसको शिफ्ट करता है। जैसे कि मैं चाहूंगा इसको ले जाना, इसका सर पकड़ लिया, उठा के इस तरह से खींच लिया, तो ये तरीका सही नहीं है। क्योंकि जितने भी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति है उन सबको अगर देखा गया, मेटा एनालिसिस हम लोग बोलते हैं, तो उसमें ये देखा गया कि गर्दन की जो हड्डी होती है, ये सब आप लोग देखे होंगे, सबसे ज्यादा जो स्पाइनल कॉर्ड हमारा यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक खत्म होता है, तो ये सबसे मोबाइल होता है, ये गर्दन के पास वाली। और अगर ट्रांसपोर्ट करने के दौरान ये गर्दन की हड्डी हिल गई तो मरीज की मौत वहीं हो जाती है। और लोगों को ये पता चलता है कि उसका मौत कैसे हुई? दुर्घटना के बाद हुई। लेकिन हमारे बैड हैंडलिंग के वजह से, सही मेथड से हमने उसको शिफ्ट नहीं किया, इसलिए मौत हुई। तो इसको कैसे शिफ्ट करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी मरीज का जो कपड़ा है, कॉलर गर्दन के पास, इसको आप पकड़ोगे और इस तरह से स्टेबलाइज करके उसको शिफ्ट करेंगे, लाइक दिस। ऑलराइट। और दूसरा तरीका है, मान लो कि कोई धोती पहने हुए है या साड़ी पहने हुए है और उस कपड़े पे है, तो इस ब्लैंकेट ड्रैग बोलते हैं, आप इसको भी इस तरह से खींच सकते हैं। तो या तो आप इसके गर्दन के पास वाले कपड़े को आप खींचो, या नहीं तो इस ब्लैंकेट को पकड़ के आप कहां पे ले जाओगे? सड़क के किनारे। तो ये 2 तरीका कम से कम याद रखिए, ऐसे बहुत तरीका है, टाइम कम है तो हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे। तो ये आया हमारा सीन सेफ्टी, यानी कि आप बीच सड़क से किनारे कर लो, और ये 2 तरीके से। दूसरा आता है रिस्पॉन्स चेक। बताया था 3 कैची लेटर, SRT। R से है रिस्पॉन्स चेक।
प्राय देखते होंगे कि सड़क पे किसी का दुर्घटना हो जाता है, बेहोश पड़ा हुआ है, तो लोग इमोशनल होकर के उसको इस तरह से झकझोरता है, अरे क्या हुआ क्या हुआ, अरे कैसे गिरा कैसे गिरा, ठीक से नहीं चला रहा था, कौन मारा। तो इस तरह से जो करते हैं इसको शेक एंड शॉट बोलते हैं। तो शेक एंड शॉट करके मरीज का रिस्पांस चेक नहीं करना है, क्योंकि फिर वही कंसेप्ट है, अगर आप इसको झकझोरोगे तो जो गर्दन की हड्डी थोड़ी बहुत टूटी हुई थी वो पूरा टूट जाएगा और ये मरीज की मौत यहीं पे हो जाएगी। तो हमें रिस्पांस चेक जो है टैप एंड टॉक करके करना। हेलो हेलो भैया आंख खोलो, इस तरह से हेलो हेलो हाउ आर यू, हेलो हेलो, तो इसको बोलते हैं क्या, टैप एंड टॉक। शेक एंड शॉट नहीं करेंगे आज के बाद। तो रिवीजन फिर से कीजिए आप लोग, सीन सेफ्टी एंड रिस्पांस चेक। अगर रिस्पांस में ये रिस्पांस नहीं कर रहा, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो ये रिस्पांस करेगा, कुछ अनमना ढंग से बताएगा, हाँ इस तरह से बेहोशी टाइप का कुछ भी बोल सकता है, या बिल्कुल रिस्पांस नहीं है। तो अगर रिस्पांस नहीं है तो फिर आप क्या करोगे ये सीखेंगे। तो हमारे बॉडी में, जैसा कि आपने कोविड पेंडेमिक में देखा और कोविड के बाद हम सब जान गए हैं कि हमारे शरीर में दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। वो कौन कौन सा है जिसके बिना हम जिंदा ज़्यादा देर नहीं रह सकते हैं। कोविड से रिलेटेड क्या कौन सा ऑर्गन है, फेफड़ा, लंग्स, और दूसरा कोई आदमी बताए, हार्ट। तो हार्ट और लंग्स ये दो बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है। अगर हमारा रुक जाता है तो मरीज या किसी भी आदमी की जान तुरंत चली जाती है। तो हम कैसे जानेंगे कि इसका फेफड़ा काम नहीं कर रहा है, इसको खोल दो भी। उसके लिए आपको याद रखना है कैची वर्ड, फिर लुक लिसन फील। क्या याद रखोगे, लुक लिसन फील। लुक में आपको छाती देखना है किसका मूव कर रहा है कि नहीं ऊपर नीचे, और लिसन में क्या करेंगे, हम अपना कान मरीज के नाक के पास ऐसे लाएंगे, और फील में क्या करेंगे कि सांस की, ब्रीथ की एक फीलिंग होती है जो छोड़ते हैं। तो ये आप अपने गाल को, चिक को अगर मरीज के नाक के पास लाओगे तो ये आप फील कर सकते हो गाल पे कि उसका सांस आ रहा है या नहीं। तो क्या बोलेंगे इसको, लुक लिसन फील। और तीनों को देखने के लिए 10 सेकेंड काफी है अगर आप एप्रोप्रिएट पोजीशन बनाते हो, लाइक दिस। यानी कि मेरी आंख कहाँ है, यहाँ छाती को देख रहे हैं कि लुक में मूवमेंट कर रहा है कि नहीं, कान हमारा यहाँ है, कान से हम सुन पा रहे हैं सांस की आवाज, और फील कर रहे हैं सांस को चिक पे। तो लुक लिसन फील करके आपको देखना है कि सांस चल रहा है या नहीं। कर लोगे आज के बाद कि सांस बंद है या चल रहा है। और हार्ट कैसे देखोगे, हमारा हृदय चल रहा है कि नहीं, इसको सब आप लोग खुद चेक कर सकते हो। ऐसे तीन उंगली को ऐसे कीजिए, 3 फिंगर्स सब लोग कीजिए, हाँ। और चेहरे को पंडाल के ऊपर देखिए, छत की तरफ, और किनारे में इस तरफ यहाँ पे रखिए। चल रहा है, डक 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 मार रहा होगा, यानी कि आपका हार्ट जो है वो चल रहा है। हृदय वो गर्भावस्था में ही, जब बच्चा माँ के कोख में रहता है उस वक्त से बच्चे का जो हार्ट चलना शुरू हुआ है वो तब तक चलता है जब तक उसकी जिंदगी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हार्ट। तो ये हार्ट आप लोग ऐसे ही देखोगे, जैसे ये मरीज है, इसके गले के पास यहाँ पे हमने लगाया और इसकी पल्सेशन फील किया कि चल रहा है कि नहीं। अगर ये हार्ट और ये रिस्पिरेशन दोनों नहीं चल रहा है तो ऐसा मरीज कितना देर जिंदा रहेगा, 1 मिनट 2 मिनट, जल्दी मर जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें। ये चाहे कोई भी बीमारी हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में तो ज़्यादा ऐसा होता है, इवन किसी का किडनी फेल है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, लिवर फेलियर है, किसी भी बीमारी से अगर ग्रसित है और इसकी मौत होती है तो यही 2 ऑर्गन काम करना बंद करता है, कौन, हार्ट और लंग्स। तो ये दोनों को आपको चेक करना बहुत जरूरी है। अगर
आपका ये भी नहीं काम कर रहा है, हार्ट भी काम नहीं कर रहा है और फेफड़ा भी नहीं काम कर रहा है, तो जो क्रिया की जाती है उस क्रिया को क्या बोलते हैं? संजीवनी क्रिया, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये हर किसी को सीखना चाहिए, क्योंकि कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है आपके पूरे जिंदगी में, जीवन काल में। और आपके पूरे जीवन काल में एक बार भी अगर किसी एक व्यक्ति को आप अगर बचाओगे तो वो मंदिर मस्जिद बनाने से ज़्यादा पुण्य होता है इसका। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका फार्मूला क्या है? 30:2। याद रखिए फार्मूला 30:2। तो 30 टाइम जो है आपको छाती को दबाना है, उसको बोलते हैं चेस्ट कंप्रेशन, और 2 टाइम्स आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। अगर इतना आप कर देते हो किसी भी व्यक्ति में जिसका कि फेफड़ा भी बंद हो गया और हार्ट भी बंद हो गया है, तो उसके पास एक जीवन दान मिलेगा थोड़ी देर के लिए, और उस दौरान आप उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हो, और हॉस्पिटल आने में फिर डॉक्टर के पास बहुत सारा ऑप्शन होता है। तो ये मैं डेमोन्स्ट्रेट करता हूं। पहला तो जगह का यहाँ पे अभाव है, जो मरीज रहे और आप एक लेवल में होना चाहिए। जैसे कि मैं इसी बेंच पे ही मैं अपने आप को पोजीशन कर रहा हूँ, और ये मरीज की छाती है, तो छाती पे प्रेफरेबली बायां साइड, और ये दोनों हाथ को इस तरह से लॉक करना है। कोई भी राइट हो या लेफ्ट हो, कोई भी ऊपर नीचे रह सकता है। चेक चेक चेक। और ये दोनों हाथ को लॉक करके मरीज की जो सरफेस है उसी लेवल में आपको अपने आप को पोजीशन करनी है। तो आप 30 टाइम्स ये इस तरह से लॉक करके एक दूसरे को। गलतियां लोग क्या करता है ना, इवन हेल्थ वर्कर, ये मुड़ जाता है, ये हाथ नहीं मुड़ना चाहिए, ये आपका स्ट्रेट रहना चाहिए लाइक दिस, और ये स्ट्रेट करके आपको प्रीफरेबली लेफ्ट साइड में 30 टाइम्स। कितनी बार? कितनी बार? जोर से बोलो तुम लोग। 30 टाइम्स। 30 टाइम्स चेस्ट को कंप्रेस करना है। तो आप लोग देखिए किस तरह से करते हैं। बहुत लोग ऐसे ये करेगा, ये इवन हेल्थ वर्कर बहुत लोग ऐसे करता है, तो ये गलत तरीका है। इसको स्ट्रेट रखना है, और अगर आप इधर से दोगे तो भी गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका ये कंधा और ये तलहत्ती एक सीध में रहनी चाहिए, और प्रेशर परपेंडिकुलर होना चाहिए आपको जमीन धरती की तरफ, अर्थ की तरफ। और आपको हर टाइम्स को गिनना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो 30 टाइम आपको चेस्ट कंप्रेस करना है, और 2 टाइम्स आपको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। उसके लिए आपको नाक को बंद करना है और लंबा सांस लेकर के फिर लेना है, और हर बार ये हुआ एक साइकिल, यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला याद रखना है। 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन,
और 2 टाइम्स माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, और हर एक साइकिल पे आपको हार्ट स्टार्ट हुआ कि नहीं चलना, जिसको कि आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। 3 उंगली लगा के गर्दन पे देख सकते हो कि हाँ इसकी हार्ट वापस चलना धड़कना स्टार्ट हो गया। और फेफड़ा कैसे देखेंगे कि चलना शुरू हुआ है? लुक लिसन फील पे कि चेस्ट का मूवमेंट आ गया, और सांस की जो आवाज होती है ये आपको कान से सुनोगे नाक के पास तो वो फील होगा। तो ये करने में आज के बाद कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपके मोहल्ले में किसी को भी कार्डियक अरेस्ट होता हो या एक्सीडेंट के बाद हार्ट स्टॉप हो गया हो, फेफड़ा काम करना बंद कर दिया हो, तो ये संजीवनी क्रिया CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करने पे उसके पास थोड़ा वक्त मिल जाएगा, उसको हॉस्पिटल सही सलामत पहुंचा सकते हैं। और जब हॉस्पिटल आ जाएगा तो फिर डॉक्टर के पास बहुत अपग्रेडेड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट वेंटिलेटर्स रहता है, तो वहां पे हम लोग जान बचा पाते हैं। तो ज़्यादातर लोग हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाता है, पहले ही उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी जानें बचाने के लिए आम लोगों को ये स्किल सीखना जरूरी है, बच्चे को सीखना जरूरी है, तभी हम बहुत जानें बचा पाएंगे। और अगली अहम बात है कि जितने भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद डेथ होती है उसका 2 वजह है। एक तो हेलमेट नहीं लगाता है, इस वजह से मौतें होती है। दूसरी मौतें हेलमेट लगाने के बाद भी हो जाती है, जब कोई उसको मदद करने तो आया लेकिन मदद करने का उसको तरीका पता नहीं था। हेलमेट लगाओ, हेलमेट जैसे कि आप देखो अभी लगाया हुआ है बहुत सारे लोगों को, इनफैक्ट आम पब्लिक को तो नहीं पता है कि हेलमेट हम कैसे निकालेंगे। और वो रॉन्ग मेथड जो है आपका हेलमेट निकालने का, इस वजह से जाने चली जाती है और लोगों को उस पर डाउट भी नहीं होता है, क्योंकि उसका इंटेंशन था मदद करना। क्योंकि वो बेचारा टाइप का हो जाता है, उसको तो आता ही नहीं है कि उसको निकाले कैसे, लेकिन कोशिश करता है निकालने का। तो हमें मदद भी करना है और सही तरीका भी आना चाहिए कि कैसे मदद करें। तो हेलमेट निकालने के लिए आप लोग आज के बाद अकेला कोशिश मत करना, हमेशा आसपास के एक आदमी को बुलाना। हेलमेट रिमूवल इज 2% प्रोसीजर। एक आदमी सर के तरफ और दूसरा आदमी छाती के तरफ से गर्दन को स्टेबलाइज करेगा। पहले भी हमने सिखाया कि हम गर्दन को ट्रॉमा, जितने भी ट्रॉमा का मरीज है उसको उसके गर्दन को बहुत रिस्पेक्ट देना होता है। अब ये एक बंदा जो है गर्दन को स्टेबलाइज किया और मैं इसके हेलमेट को और बेल्ट खोलना ना भूलें। बहुत लोग बेल्ट यहाँ पे लगा हुआ ही रहता है उसी को खींचता है, उससे भी गर्दन में मोच आती है और डेथ हो जाती है। तो हम पहले बेल्ट को खोलेंगे, उसके बाद गर्दन हेलमेट को इस तरह से नहीं निकालेंगे, रॉकिंग मोमेंट ऐसे देखिए इस तरह से निकालेंगे। और जैसे ही हेलमेट निकलेगा, अब मैं पहला व्यक्ति जो है वो इसको स्टेबलाइज किया और वो छोड़ दिया, हटा दो। अब हमारा क्या काम है कि सड़क के आसपास कोई भी चीज जो हार्ड ऑब्जेक्ट हो या सेमी हार्ड सेमी रिजिड चीज हो, जैसे कि हेलमेट ही है, इसको इस तरफ लगा दिए। दूसरा मान लीजिए कपड़ा या ब्लैंकेट, कुछ भी ईंट पत्थर, दोनों गर्दन के बगल में रख करके, पर्पस हमारा है कि गर्दन का मूवमेंट ट्रांसपोर्ट के दौरान नहीं हो, या इसको एम्बुलेंस तक ले जाने में भी गर्दन इस तरह से नहीं हो। क्योंकि इसी के लिए हॉस्पिटल में हम लोग क्या लगा देते हैं, सर्वाइकल कॉलर। लेकिन आपको जुगाड़ टेक्नोलॉजी से जो भी सड़क पर मिल जाए, ईंट पत्थर लकड़ी या कुछ नहीं मिले तो इस तरह का कार्टून गले के दोनों तरफ रख करके और इसको स्टेबलाइज करके ही हम हॉस्पिटल पहुंचाना चाहिए। क्योंकि जब तक डॉक्टर प्रूव नहीं कर दे कि हाँ इसकी गर्दन बिल्कुल इंटैक्ट है, कहीं कोई इंजरी नहीं है, सीटी एक्सरे या MRI करके या क्लिनिकली देख करके, उससे पहले तक हमें रास्ते में मरीज के गर्दन का बहुत ख्याल रखना होता है। क्योंकि ट्रॉमा के सारे मरीजों की गर्दन की हड्डी टूटी होती है, ये मेडिकल लिटरेचर में लिखी हुई बात है। क्योंकि इससे बहुत सारा जाने चली गई, इसीलिए ये ब्लैंकेट ऑर्डर है कि आपको इसका रिस्पेक्ट करना। तो हेलमेट कैसे निकालेंगे इसका ख्याल रखें। और हार्ट और लंग्स अगर स्टॉप हो गया तो क्या करेंगे इसका ख्याल रखिए। और तीसरी अहम बात है कि अगर ब्लीड कर रहा है कोई पेशेंट, तो ये एंशिएंट टाइम का जो इलाज था आज भी वही चल रहा है। वो ट्रीटमेंट ब्लीडिंग के लिए
50 किलोमीटर दूर पे छोटा मामूली इंजरी हुआ, लेकिन वो ब्लीड करते 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 उसको ऑटो से लेके आया एम्स पटना तक या किसी भी अस्पताल तक, और उसकी जान चली जाती है क्योंकि वो ब्लीड कर जाता। हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा सीमित है, जो आप लोग पढ़ते हो 5 लीटर या 5.5 लीटर, तो वो तो निकल जाएगा ना पूरा। अगर ब्लड पूरा स्राव हो जाएगा तो उसकी मौत हो जाएगी। तो हम कोई भी कपड़ा, जो आप देखे हुए कृष्ण भगवान का जब हाथ कटा था तो कपड़ा फाड़ के बांधा गया था, तो ये कंसेप्ट आप हमेशा याद रखिए। अगर कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति ब्लीड कर रहा हो हाथ से, पैर से या माथे से, तो जो भी कपड़ा मिले, तौलिया, गमछा, दुपट्टा, उसको रख के, और दूसरा कोई भी बांधने वाला धागा हो, रस्सी हो, आसपास में कुछ भी मिले, उससे उसको प्रेशर दे करके आपको बांधना रहता है। इतना भी कर दोगे तो वो मरीज की जान बच जाएगा, हॉस्पिटल पहुंचेगा, फिर डॉक्टर उसको स्टिच कर देगा, या जो भी इंजरी हुआ है उसको हम लोग रिपेयर कर लेंगे। लेकिन अगर आप इतना भी नहीं करोगे तो हॉस्पिटल जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। तो ये काम हम आम नागरिक का है, हम बच्चे का है, स्टूडेंट का है, पेरेंट्स का है, हर लोगों का है। और तीसरा चीज है कि कुछ कभी कभी आपको ऐसा होगा, मान लीजिए इसका नस है, ये काफी ब्लीड करेगा, तो ये देखोगे कि फवारा मारेगा बहुत तेज। तो ऐसे ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए टूर्निके बांधा जाता है। टूर्निके का कंसेप्ट क्या है कि कोई भी धागा, कोई भी कपड़ा से एक गांठ आपको बांध देना है। जैसे ब्लीडिंग इधर हो रहा है तो इस तरफ बांधा एक गांठ, और कलम आपके पास होगा, स्केल होगा, कुछ नहीं मिले तो इस तरह का लकड़ी लिया हमने, और इस एक गांठ के बाद इस लकड़ी को रखा और दूसरी गांठ फिर बांध दिया। अब ये हमारा हो गया कंट्रोल, और इसको आपको घुमाते जाना है। तो क्या होगा, ये अब टाइट हो रहा है। अगर आप लोग करके देखना अपने एक दूसरे पे, तो ये जो ब्लीड यहाँ से मान लीजिए कोई नस फटी हुई थी, बहुत तेज फव्वारे के साथ हो रहा था, तो जैसे ही आप इसको लॉक करोगे 1 या 2 बार, तो ये ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। और इतना करके फिर इसको आप स्टेबलाइज कर दो और हॉस्पिटल भेज दो। तो अगर ये चीज अगर कोई नहीं करेगा ऐसे फव्वारा चलते हुए दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति में, तो वो आधे घंटे भी वो जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि फिर वही कंसेप्ट है कि ब्लड की मात्रा हमारे शरीर में क्या है, लिमिटेड है, और उसका स्राव पूरा हो जाएगा तो आदमी बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा। और लोग यही सोचता है, करे तो बाइक वाला मारा था, उसकी डेथ हो गई। तो और हर जगह हॉस्पिटल बनाया नहीं जा सकता है, पहले ही बता दिया। तो ये छोटी छोटी स्किल्स है जिसका अगर आप पालन करोगे तो हमारे देश का, हमारे राज्य का मोर्टिलिटी, डेथ रेट कम हो जाएगा। और ये करना ही पड़ेगा, आज करें या कल करें। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया। एक्चुअली हमारा सेशन प्राय इंटरेक्टिव होता है और दिन भर का रहता है, तो उसको बहुत ब्रीफ में बताया हूँ, और बहुत सारे चीज़ जो है छूट ही जाएगा। इतना 30 मिनट में नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द एस्पेक्ट। पुलिस लोगों के डर से बहुत लोग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करने से हिचकिचाते हैं। ये 2018 से पहले तक ये सही था बात, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट की एक रूल आ गई, आप लोग गूगल करके पढ़ लीजिएगा। उस लॉ का नाम है गुड समैरिटन लॉ। और गुड समैरिटन लॉ को पूरा देश, पूरा कंट्री प्रमोट कर रही है हर साल। और जो लोग दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का मदद करता है और उसके कुछ एविडेंस को अगर रखता है कि हाँ मैंने मदद किया, मैंने पहुंचाया, तो ऐसे लोगों को गुड समैरिटन बोला जाता है। और गुड समैरिटन जो भी बनते हैं उसको सरकार जो है, भारत सरकार, बिहार सरकार, सब बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या भारत सरकार हो, ये पुरस्कार देती है, पुरस्कृत करती है, ताकि लोगों का ये डर खत्म हो। तो ये 2018 के बाद बिल्कुल आप लोग ये ना घबराएं कि अगर आप किसी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मदद करोगे तो पुलिस आपको पकड़ेगी। ये अपने जहन से निकाल दें, ये बिल्कुल भी नहीं है। आप मदद करोगे तो आपको इनफैक्ट अप्रिशिएट करेगी, डॉक्टर भी, पुलिस भी, लॉ भी। तो ये डरना नहीं है। तो
इसी के साथ समराइज करता हूँ, फिर कभी नेक्स्ट टाइम मिलेगा तो दिन भर का सेशन हम लोग करेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। थैंक यू। और ये दोनों हमारे ही स्कूल के पूर्ववर्ती छात्र भी हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से जीवन रक्षक उपायों के बारे में बताया है। अगर हम कुछ उपाय को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हो सकता है कुछ जीवन का रक्षा कर पाए। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप पटना से यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद।